आपका हमारा इस YouTube चैनल पढ़ो मजे पर। इसमें हमने पहले के 3 चैप्टर जो हैं वो आपको पढ़ाया जा चुका है हिंदी मीडियम में ही, जो कि अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको उसके वीडियो जो है लिंक पर मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक। और बच्चों देखिए, आपको हिंदी में YouTube चैनल पर इसलिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनको YouTube पर पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो, क्योंकि YouTube पर आप देखेंगे कि इंग्लिश में तो बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे लेकिन हिंदी में बहुत कम ही मिल पाते हैं। और इसीलिए हमारा एक प्रयास है आपकी मदद करने का, जिसे आप और आगे बढ़ा सकते हैं। वो किस प्रकार? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज से अपना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक चैप्टर। तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो किससे बनते हैं? वो जो बने होते हैं रेशों से बने हुए होते हैं। ये आपने कक्षा 4 में पढ़ लिया है। तो देखिए, ये जो रेशे होते हैं ये हमें किनसे प्राप्त होते हैं? ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसलिए इन रेशों को क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। तो जंतुओं में भी ये किनसे प्राप्त होते हैं? जंतुओं में आप देखते होंगे कि ये भेड़ से प्राप्त होते हैं। और अधिकतर आपको ये सुनने में आया है कि भेड़ से हमें ऊन मिलती है, लेकिन ऊन जो है वो भेड़ के अलावा भी हमें मिलती है अन्य जंतुओं से। और वो जंतु क्या है? हाँ, बकरी से भी हमें प्राप्त होती है और वो है ऊंट। ऊंट से भी हमें ऊन प्राप्ति है। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन जंतुओं से ये ऊन और रेशम जो है किस प्रकार प्राप्त की जाती है। बच्चों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो जो है वो कृपया पूरा देखें। आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पाठ समझ में नहीं आने वाला है। जब तक आप इसे अपना धैर्य बनाकर पूरा देखेंगे तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप डटे रहिए और बिल्कुल मजा लेकर पढ़िए। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से जंतुओं से हमें प्राप्त होती है ऊन और किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हमें इस चैप्टर में मिलेगा। देखिए, ऊन हुई है, ये हमें अभी मैंने बताया कि जंतुओं से प्राप्त होती है। तो आप देखते होंगे कि इन जंतुओं पर इतने सारे जो भेड़ है, बकरी है, इन पर इतने सारे बालों का एक आवरण क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जो बालों का आवरण है ये इन्हें सर्दियों में ठंड से बचाता है। और ठंड से किस प्रकार बचा पाता है? आपने देखा होगा कि इन जंतुओं के आवरण पर जो है बालों की बहुत मोटी परत होती है, वह उष्मा की कुचालक होती है। अतः बाल जो होते हैं इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और इन रोएदार रेशों से ही हम ऊन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, एक तो पता चल गया है कि भाई ऊन जो होती है वह भेड़ से प्राप्त होती है। ठीक, और एक जो है जो तिब्बत है, लद्दाख है, वहां पर ऊन कौन से जानवरों से प्राप्त होती है? याक। याक से भी ऊन प्राप्त होती है। हाँ, और बकरी की एक किस्म है अंगोरा। तो अंगोरा बकरी से जो ऊन प्राप्त होती है उसे अंगोरा ऊन कहते हैं। और आपने सुना होगा जब भी आप कभी सर्दियों में एग्जीबिशन लगती है तो आप जाते हैं तो आपको सुना होगा, देखिए साहब हमारे यहाँ पश्मीनी शोले मिलती है। तो वो बोलते हैं कि ये जो शोले हैं ये जम्मू और कश्मीर में बनाई जाती है। तो पश्मीना जो होती है क्या होती है? एक प्रकार की भेड़, ये बकरी होती है, उसी की एक नस्ल है। तो पश्मीना बकरी से जो शोले बनाई जाती है उनकी ऊन से उन्हें ही हम पश्मीना शोले कहते हैं। पश्मीना ऊन, ऊन से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। तो दक्षिण अमेरिका में जो ऊंट है उनकी ही किस्म है ये लामा और एल्पेका। ये क्या है? हाँ बच्चों, ये ऊंट की ही एक नस्ल है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। इनसे भी
ऊन प्राप्त होती है, और इनसे जो ऊन प्राप्त होती है उससे स्वेटर वगैरह ही बनाए जाते हैं, बल्कि आपके घरों में जो गलीचे बनाए जाते हैं वो भी इन्हीं की ऊन से बनाए जाते हैं। अब ये जो रेशे होते हैं, इनसे ऊन हमें प्राप्त करनी होती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भेड़ का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि भेड़ जब हम पालेंगे तभी तो बहुत सारी ऊन हम इकट्ठा कर पाएंगे। तो इनको पालने के लिए आपने देखा होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, और इनके अलावा मैदानी क्षेत्र कौन कौन से है? हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात में है। इनमें भी आपने देखा होगा कि जो गडरिये होते हैं, गडरिये कौन होते हैं? जो कि भेड़ों के जो झुंड होते हैं उन्हें चराने के लिए जाते हैं और उनको रखते हैं, उन्हें ही गडरिया कहा जाता है। तो ये भेड़ का पालन करते हैं। और भेड़ जो होती है यह एक शाकाहारी जानवर है बच्चों, ठीक है। तो यह अपने खाने में घास और पत्तियां पसंद करती है। इसके अतिरिक्त ये और क्या क्या खाती हैं? दालें खा लेती हैं, मक्का है, ज्वार है, खली है, ये सब भी ये खा लेती हैं। और सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और इन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में इनको ठंड जो है ज्यादा लगती है, इसलिए घरों से बाहर नहीं निकाला जाता है। और हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है, ठीक है। अब हर एक नस्ल की अलग भेड़ होती है और इनसे अलग गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है। और ये जो नस्ल होती है वो हमारे देश के किन किन राज्यों में मिलती है, इसका एक चार्ट आपको दिखाया गया है जो कि आपकी बुक में है। देखिए, इसमें सबसे पहले एक नस्ल है, ये है लोही। ये एक भेड़ की ही नस्ल है, इससे बहुत अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। और ये हमारे राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान में, पंजाब में पाई जाती है। फिर दूसरी है रामपुर बुशायर। ये जो भेड़ है ये कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। और इससे ऊन जो होती है किस कलर की प्राप्त होती है? भूरे रंग की ऊन प्राप्त होती है। इसी तरह से एक भेड़ की नस्ल है नाली। ये राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में मिलती है। और इसकी ऊन से क्या बनाए जाते हैं? गलीचे बनाए जाते हैं। इसी तरीके से और एक नस्ल है बाखरवाल। ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। और इसकी ऊन को किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? शॉल बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। और एक है भेड़ की नस्ल मारवाड़ी, जो कहाँ मिलती है? गुजरात में मिलती है। इसकी जो ऊन होती है वह मोटी होती है। और एक लास्ट में नस्ल दी गई है पाटनवाड़ी नस्ल। ये जो होती है गुजरात में मिलती है। और जो गुजरी के जो वस्त्र होते हैं वो इस भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है उससे बनाए जाते हैं। अब देखिए, ये जो भेड़ों की रेशों से ऊन प्राप्त करने का एक जरिया है, इसको बहुत चरणों में आपको बुक में समझा रखा है कि किस प्रकार से इन रेशों से हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। तो रेशों को ऊन में संसाधित करना स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त उत्पाद है, जो जिसमें निम्नलिखित है। अब देखिए, रेशों से की जाती है, चरणों के द्वारा समझाया गया है। इसमें सबसे वो है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। तो जो भेड़ के बाल जो होते हैं वह उसकी त्वचा पर होते हैं और इनको जो है उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊन की कटाई कहलाती है। तो भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल उन्हीं रेशे प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। तो हमें ऊन जो होती है वो किससे प्राप्त होती है? जो भेड़ों के शरीर पर जो बाल होते हैं। और इन बालों को हटाने का जो प्रक्रम है वो जिस तरीके से आप नाई के पास अपनी कटिंग करवाते हैं वही क्रम है। और यह ऊन प्राप्त करने का सबसे पहला चरण है, ठीक है बच्चों।
फिर इन्हीं उन्हीं रेशों को संशोधित करके उनका धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को जो है किसी प्रकार का कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। आप जब नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं तो आपको किसी प्रकार का दर्द होता है क्या? नहीं होता। तो जब हम बालों की कटिंग करवाते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि त्वचा की सबसे ऊपरी परत जो होती है वह अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है, और हमारे बाल जो होते हैं ये भी मृत कोशिकाओं के ही बने होते हैं। इसीलिए हमें किसी प्रकार का दर्द जो है अनुभव नहीं होता, और भेड़ों को भी किसी प्रकार का दर्द का अनुभव नहीं होता है, और आसानी से इनके बाल जो होते हैं हटा लिए जाते हैं। अब दो, इसमें क्या होता है, त्वचा सहित उतारे गए बालों को जो है टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धुलाया जाता है। देखिए, आपके दिखाया भी गया है बुक में। सबसे पहले ए में भेड़ की ऊन को उतारना, अब है टंकियों में अभिमार्जन। अब देखिए उस भेड़ को किस तरीके से ये अभिमार्जित करते हैं, यानी उनको साफ करते हैं। तो देखिए चरण 2 में त्वचा सहित उतारे गए जो बाल जो होते हैं उनको टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धो लेते हैं, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द जो होते हैं निकल जाए। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल क्या होता है, ये जो अभिमार्जन की प्रक्रिया होती है ये मशीनों के द्वारा भी की जाती है। अब नम, चरण नंबर 3, इसमें क्या होता है, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। तो जो आपकी ये जो बालों को आपने अलग से किया है, साफ किया है, इनमें कुछ प्रकार के जो होते हैं रोमिल होते हैं, कुछ रोएदार होते हैं, इनमें इनको जो है विभिन्न गठन वाले बालों को जो है छांट कर पृथक कर लिया जाता है। फिर चरण नंबर 4, अगले चरण बालों को जो है सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो क्या कहलाते हैं, बर कहलाते हैं। देखो ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में बरते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। आया आपको समझ में? सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले चरण 1 में हमने बालों की कटिंग की, ठीक है। कटिंग करने के बाद हमने बालों को साफ किया, यानी इनको अभिमार्जित किया। फिर अभिमार्जित करने के बाद इनमें कुछ रोएदार बाल होते हैं, कुछ रोमिल होते हैं, इनको हम पृथक पृथक कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद चरण नंबर 4 में क्या किया, अगले बालों को जो है सुखा लिया। फिर पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया, जो कि बर कहलाते हैं, है ना। जो कोमल, जो सॉफ्ट जो होते हैं वो बर कहलाते हैं, उनको हमने अलग कर लिया। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है, ठीक है। अब चरण नंबर 5, इसमें क्या किया जाता है, इसमें रेशों के जो है विभिन्न रंगों से रंगाई की जाती है, क्योंकि जो भेड़ और बकरी होती है उनसे जो सामान्य ऊन होती है वो सामान्यतः काले रंग की या फिर भूरे रंग की या सफेद होती है। आपने देखा होगा भेड़ और बकरियां जो होता है इनका कलर ये 3 ही होते हैं, या तो ये काली होती है या भूरी होती है या फिर सफेद होती है। तो हमें अन्य रंगों की ऊन प्राप्त करने के लिए इनमें रंग करना पड़ता है। फिर चरण नंबर 6, इसमें क्या किया जाता है कि अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अब जो रेशे जो होते हैं उन्हें सीधा करके सुलझाया जाता है, ठीक है, और फिर उन्हें लपेट कर धागा बनाया जाता है। तो लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में, और अपेक्षाकृत छोटे रेशे को काट कर उन्हें वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि किस प्रकार से हमने भेड़ों से जो है ऊन प्राप्त की है, और ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों का पालन करना पड़ता है। फिर भेड़ों का पालन करने के बाद उनके जो शरीर जो होते हैं उनकी स्किन से बालों को पृथक किया जाता है, और बालों को पृथक करने के बाद उनको अभिमार्जित किया जाता है। अभिमार्जित यानी कि उनको साफ किया जाता है, उसके बाद उनमें कलरिंग की जाती है, और कलरिंग करने के बाद किस प्रकार से रीलिंग की जाती है, और रीलिंग करने के बाद हमें स्वेटर बनाने के लिए, शॉल बनाने के लिए और गलीचे बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है ना बच्चों। अब
ये जो है हमने आज के वीडियो में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जंतुओं से हमें रेशम भी प्राप्त होती है। हाँ जी, रेशम जिसको हम सिल्क कहते हैं, ये भी हमें एक प्रकार के कीट से प्राप्त होती है, जिसे कि रेशम का कीट कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरे को आशा है कि आज आपको किस प्रकार से जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपका डाउट जो है सोल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आपके साथियों को, जो अन्य साथी हैं, उन्हें भी ये हिंदी में कंटेंट उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।